कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सब बण भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाई, जैसे जाना है कि आज दिन मंगलवार है और इस दिन हमारा जो कार्यक्रम हुआ है वो है फ़ोन इन। और आज का हमारा जो विषय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी में फ़ोन इन में कि रबी फसलों में कीट प्रबंधन पर, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर महासिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल। तो आइए चलते हैं स्टूडियो में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन रहेगा 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है रबी फसलों में कीट प्रबंध, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महासिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि रबी की जो फसलें हैं वो अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही हैं, और उसमें चाहे वो अनाज वाली फसलें, गेहूं, ये इसके अलावा जौ, जई वगैरह, या फिर दलहनी फसलें हैं, चना, मसूर वगैरह, या फिर तिलहनी फसलें, सरसों, राया वगैरह, सब्जी वाली फसलें सभी है। तो इन दिनों क्या कुछ कीट वगैरह की संभावना भी इनके ऊपर प्रकोप का कुछ रहता है संशय, या सही चल रही है? वीरेंद्र भाई, मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि रबी की फसलों में डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी पर इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम जी कमल सैनी है, गाँव सुपेड़ी और जिला सहारनपुर। कमल सैनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। प्रश्न मेरा ये है जी, अब गेहूँ की वैरायटी बोल रखी जी 1270। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसमें खाद कितने दिन में देना जी? हाँ, गेहूं की फसल है डॉक्टर साहब 1227। खाद पानी का क्या कुछ हिसाब किताब रखें? कमल सैनी जी बता रहे जी, जिससे 1270 वैरायटी रहती है, कह रहे तो कमल सैनी जी, जो आपने प्रश्न पूछा है कि WH 1270 की आपने बिजाई की है जी। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश बड़ी अच्छी किस्म है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 65-70 मण प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार है। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि इसमें खाद कितना डालना है, कब डालना है, तो इसमें दूसरी फसलों की बजाय दूसरी जो गेहूं की किस्में हैं उनसे खाद की मात्रा कोई ज्यादा अलग नहीं है। सबसे पहले आपने जो नीचे जमीन में जो बिजाई के टाइम पे DAP खाद डाला होगा या सुपर डाला होगा, आप बताएं कि कौन सा खाद डाला है आपने? ये DAP डाली जी। DAP 1 बैग डाला होगा आपने जी जी। और साथ में यूरिया भी डाला था? नहीं जी, DAP केवल। अच्छा, केवल DAP डाला था। अब आपने सिंचाई कर दी होगी। सिंचाई के बाद लगभग आप ये लगा के चलो 10 दिन के बाद आपने खाद की मात्रा देनी है। खरपतवार दवाई का स्प्रे करना है। अगर खरपतवार है तो अब आपने लगभग 10-12 दिन के बाद खाद की मात्रा देनी है। 1 बैग यूरिया देना है, 50 किलो यूरिया। 1 बैग और जी 1 किले में 3 किलो सल्फर लगाया जी। 3 किलो सल्फर
तीन किलो सरसों है तो 3 एकड़ सरसों है अलग? नहीं जी, ये कनक में लगाया जी। कनक में लगाया है, जो आप यूरिया दोगे गेहूं में वो सरसों के भी काम आएगा। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद गेहूं में क्या है कि एक यूरिया का 1 बैग आपने अब देना है। आप बेशक आप इसमें 50 किलो की बजाय आप 60 किलो तक कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद 20 दिन के बाद सिंचाई, जो अगली सिंचाई दोगे उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद अगली डोज आपने नाइट्रोजन की देनी है, वो भी 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। थोड़ा 1270 गेहूं में दूसरी किस्मों से लगभग आधा कट्टा यूरिया की ज्यादा जरूरत है। अच्छा जी। हाँ जी। ये कितनी बढ़ जा रही है? 3.5 फुट बता रही है। आप ये लगा के चलो कि ठीक है 2.5-3 फुट तक बढ़ती है, कोई ज्यादा वो नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना है आपने इसका, और अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देगी। जी जी। हाँ जी, जान पड़ देने। ठीक है जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा किसान भाई पूछ रहे थे कि भाई इन दिनों स्वाभाविक है गेहूं की फसल अपनी बढ़वार की अवस्था में है, तो ये एक संशय रहता है कि भाई क्या कुछ खाद पानी दें, और कुछ बरसात वगैरह हुई उसका भी थोड़ा असर रहा होगा, तो स्वाभाविक है कि उसी अनुसार उनको जरूरत पड़ती रहे। तो इसके अलावा और क्या कुछ देखभाल रखें जो हमारी रबी फसलें हैं? वीरेंद्र भाई, अगर कीड़ों की बात करें तो कीड़े जो रबी की फसलें हैं उनमें खरीफ फसलों की बजाय कम लगते हैं, क्योंकि तापमान कम है। तापमान कम की वजह से कीड़े कम लगते हैं। परंतु गेहूं की फसल देखें या सरसों की फसल देखें, इनमें 1-1, 2-2 कीड़े ऐसे हैं जो मुख्य कीड़े हैं। कई बार इनका नुकसान ज्यादा हो जाता है, कई बार काफी कम रहता है। सबसे पहला कीड़ा है दीमक है। जिन खेतों में रेतली मिट्टी है, रेतली मिट्टी में दीमक का प्रकोप रहता है, या फिर जिस खेत में पिछले साल दीमक लगी थी उसमें अगले साल दीमक का नुकसान करने का अंदेशा रहता है। इसके लिए बीज उपचार की विधि सबसे बेहतर है। जैसा कि ये बोलते हैं कि इलाज से परहेज अच्छा, तो अगर बीज उपचार किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी पर इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो, राम राम जी, आपका नाम? हेलो, राम राम। राम राम जी, आपका? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सागा से बोल रहे हैं जी? हाँ जी। सारसा से? सगा से। आपका नाम? राजपाल जी। राजपाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। थोड़ा सा अपना रेडियो बंद करें और थोड़ा सा उससे पीछे हट के बात करें जरा, क्योंकि आपकी आवाज हमें साफ नहीं सुनाई दे रही, कट रही है। बंद कर दीजिए। हाँ, रेडियो बंद कर दें आप। हेलो हेलो, शायद संपर्क कट गया। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि भी कौन कौन से कीट जो है जिनका असर रहा है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि गेहूं की फसल में दीमक का नुकसान कई बार रहता है रेतली मिट्टी में। उसके लिए बीज उपचार की विधि सबसे बेहतर है कि 60 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस दवाई है, इसका बिजाई से पहले बीज का उपचार थोड़ा इसमें 60 मिलीलीटर में थोड़ा पानी मिला के आधा लीटर घोल बना के और 40 किलो बीज में अच्छी तरह से मिला के बिजाई कर दें। इसमें दीमक का प्रकोप जिन खेतों में उपचार किया है कम रहेगा। उसके बाद अगर खड़ी फसल में नुकसान रहता है, खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप रहता है, रेतली मिट्टी में रहेगा। जिन खेतों में पिछले साल, हाँ जी, जिन खेतों में पिछले साल प्रकोप नहीं है उनमें अंदेशा कम रहता है। तो अगर दीमक का प्रकोप रहे, पौधे सूखने शुरू हो जाए, आप किसी पौधे को काट के देखें, नीचे दीमक के कीड़े दिखाई दें, उसको वर्कर बोलते हैं, तो खड़ी फसल में 2 लीटर क्लोरपाइरीफॉस 20% में और 2 लीटर इसमें पानी मिला के 20 किलो रेत में मिला के और ब्रॉडकास्टिंग छिट्टा करना है और सिंचाई करनी है। इससे दीमक कंट्रोल में रहेगी। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो। राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? सतपाल जी। सतपाल जी, कहाँ से? गांव देवबन जी। देवबन से। सतपाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। एक डॉक्टर साहब 327 लगा रही है DSW जी। अच्छा जी, 327 गेहूं? हाँ जी, 2 खाद तो दे दिए इसमें जी। अच्छा जी।
थोड़ी बारिश हुई है जिससे थोड़ा पीलापन आ रहा है में जी। अच्छा, जो अब पीछे बरसात हुई, हाँ जी हाँ जी, ओले वाले का असर तो नहीं था? नहीं जी। अच्छा, पानी तो नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब बरसात के कारण पीलेपन पे आ रही है फसल। 327 है। हाँ जी, 327 में पानी खड़े हुआ है क्या? बरसात दे नहीं, पानी तो नहीं हुआ जी। अच्छा, खाद कब दिया है आपने? खाद तो दिया जी 2 हफ्ते हो गई है जी, 2 हफ्ते हो गए जी। और जो पहला खाद दिया है? हाँ जी, पहला भी दिया था जी। 2 हफ्ते हो रहे तो अगर पानी नहीं खड़ा है तो आप इसमें थोड़ा 10 दिन का 15 दिन का इंतजार करें। 15 दिन के बाद अगर मिट्टी गिल्ली है, थोड़ी बारिश होती है तो अगला खाद दे दें, और अगर बारिश नहीं होती तो सिंचाई करके 10 दिन के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद अगली डोज नाइट्रोजन की है, जो खाद की है, यूरिया के रूप में आपने देनी है, और लगभग 50 से 60 किलो तक आप यूरिया इसमें दे सकते हैं। जो पीड़ा आप बोल रहे हैं, पीड़ा रिकवरी होगी। अब थोड़ा हम मौसम ये लगा के चलो कि ठंडा है, धूप नहीं निकल रही है, रिकवरी हो जाएगी। अगर रिकवरी ना हो, अगर आपको लगता है कि खेत में कमी है, कि गेहूं के खेत में कमी है, तो आप जिंक यूरिया का स्प्रे आप कर सकते हैं। जिंक लेना है अपने 19 का भी कर दे। 19 का करोगे तो उसका लगभग 1.5-2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, नहीं तो जिंक यूरिया का स्प्रे करोगे आधा किलो जिंक लेनी है और 2.5 किलो यूरिया लेना है, और लगभग ये आपने 100-150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने छिड़काव की बात करी कि जिंक का स्प्रे कराया जा सकता है पीलेपन से राहत के लिए, कुछ किसान भाइयों के अपना अनुभव है कि कुछ ग्रोथ प्रमोटर वगैरह प्रयोग कर लें, क्या ऐसा उचित है आजकल के दौर में? इस ग्रोथ प्रमोटर गेहूं में कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ प्राइवेट डीलर हैं, कंपनियां हैं, ग्रोथ प्रमोटर को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसानों को देते हैं। जैसा कि इस किसान भाई ने कहा है कि मैं 19-19 का स्प्रे कर लूं, ये भी खाद के रूप में पैकेट है। 19-19-19 बोलते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 19-19% में है। तो ये 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और 150 लीटर पानी में मिला के, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दें तो गेहूं का पीलापन दूर होगा उससे। और इसके साथ साथ जो किसान भाई थोड़ा चिंता में है कि पानी दे दिया था, ऊपर से राम बरस गया और फिर पीलापन आ रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल में समय के साथ जैसे धूप निकलेगी, मौसम खुलेगा तो उससे फसल दाब में तो नहीं आनेगी, जैसे उनकी चिंता रहे। अभी दाब में आ गई फसल, लगभग 10 दिन किसान भाई इंतजार करें। तो मतलब अगर मौसम में बदलाव, रिकवरी होगी और जो पीलापन है, पीलापन ठीक हो जाएगा। और कई खेत नीचे में है जिसमें नमी ज्यादा है, ऐसा भी है कि 2 दिन पहले पानी दिया है, सिंचाई की है, अब बारिश होगी है, कई जगह कम बारिश हुई, कई जगह तेज बारिश हुई है, तो उस स्थिति में अगर पीलापन रहता है तो उस स्थिति में थोड़ा उसको उबालने के लिए जो मैंने बताया कि जिंक यूरिया का या NPK का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छा बताया कि भाई उसको राहत देने के लिए फसल को थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाए कि भाई जिंक का और यूरिया का छिड़काव ऊपर से एक टिक्का सा लग जाएगा उसमें। टिक्का लगने और इसके साथ साथ जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि दीमक का असर रेतीले खेतों में हो जाए, तो इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास भारी मिट्टी के खेत हैं, दोमट है कह लो, या फिर डाक्कर चिकन मिट्टी के खेत हैं, उनमें भी कुछ ऐसे कीट लगने की संभावना है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उनमें दीमक नहीं लगेगी। अच्छा, परंतु इस साल गेहूं में एक कीड़ा है जो गुलाबी सुंडी के नाम से, गुलाबी तनावेदक सुंडी का प्रकोप, जिसको पहले जीरी में प्रकोप रहता है जी। और बिजाई के तुरंत बाद जिन खेतों में फसल अवशेष या पराली कुछ रही है जी, उन खेतों में उस कीट का प्रकोप रहा है। क्यों रहा है? वैसे ज्यादा मुख्य कीट नहीं है गेहूं का। इस बार किसान भाइयों को भी पता है। आप किसान भाइयों का ये संशय था उनके मन में कि भाई जो हम फसल अवशेष प्रबंधन कर रहे हैं उसके कारण जो है वो सुंडी आ गई और उससे फसल खराब हो रही है, कई जगह देखने में आया या फिर चर्चा में पता लग गया, तो ये मतलब एक स्वाभाविक था या वैसे एक गलतफहमी है? नहीं, ये किसानों की गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि वो फसल अवशेष प्रबंधन के कारण से सुंडी आई है। इस बार आपने भी देखा होगा 15 नवंबर तक तापमान कुछ ज्यादा था गेहूं की बिजाई के लिए। 10 नवंबर तक तो ये जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड बताते हैं हम, वो एवरेज तापमान 22 तक भी नहीं था। तो ज्यादा तापमान रहने की वजह से ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो खेत धान की फसल के खेत थे उनमें इस कीट का प्रकोप कई जगह रहा है
और तापमान ज्यादा होने की वजह से धान से हो गेहूं में कीट आ गया, और कीट आने की वजह से वो सुप्त अवस्था में नहीं गया तापमान ज्यादा होने की वजह से। इस कारण से इस कीट का प्रकोप धान गेहूं की फसल में रहा है। तो अब भी उसका असर देखा जा सके या उसका अब इस तापमान पे जो अब तापमान चल रहा है भी रात का तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो इस तापमान पे वो कीट सुप्त अवस्था में चला गया। अब किसान भाई सोचें कि मैं उसके लिए दवाई का स्प्रे कर दूं, अब दवाई का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगले साल बाई चांस इस कीट का प्रकोप रहे, उसके लिए कारगर दवाई है, क्विनलफोस दवाई है, क्विनलफोस, हाँ जी, 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर कोराजन दवाई है, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल के नाम की साल्ट आता है इसमें, वो 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा सिफारिश है, 150-200 लीटर में पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से। बिजाई के दौरान ही करनी होगी, बिजाई के बाद ही या नहीं, जब कीट का प्रकोप रहे, जब गोब सूखनी शुरू हो जाए। हाँ, परंतु मैं अब किसानों को बताना चाहूंगा अब किसी भी अवस्था में स्प्रे ना करें, अब वो कीट सुप्त अवस्था में चला गया। अब उसके ऊपर टाइम और पैसा लगाने की जरूरत, अब पैसा लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हमारी दूसरी फसलें हैं, जो तिलहनी फसलें हैं, सरसों राया की है, तोड़िया लगभग कटाई की अवस्था में जा रहा है, तो इन दिनों कोई ऐसा है उनमें भी कोई असर कीट का? वीरेंद्र भाई, सरसों की फसलों में जो तिलहनी फसलें हैं, सरसों का एरिया अब पिछले 4-5 साल से अपने इस इलाके में बढ़ता जा रहा है, और इसका एक ही कीट मुख्य रूप से कीट है इस टाइम, जो एफिड जिसको बोलते हैं, कुछ जगह माहू भी बोलते हैं, चेपा भी बोलते हैं, और नमी होने की वजह से। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? जिले सिंह आगे नाम था। जिले सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दुगारी जी। दुगारी से? हाँ, जिले सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। गेहूं में जंगली बरसीन सी जाम रही, कौन सी दवाई क्या ना स्प्रे करा? कौन सी बरसीन? जंगली बरसीन सी जाम रही। जंगली बरसीन सी गेहूं में जाम रही है, अच्छा, खरपतवार कह रहे हैं आप? तो उसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी उसकी रोकथाम के लिए आप 2,4-D जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है, और 2,4-D का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उसका अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। और कितनी पड़ेगी एक एकड़ में? ये 1 एकड़ में 500 मिलीलीटर पड़ेगी। जिले सिंह जी, ज्यादा है क्या? आज कुछ ज्यादा भी है जी। अच्छा, मैं थोड़ी बहुत ही हो तो घास में काट लो, अपना खुदाई कर लो, उसके साथ साथ गली घास हो जाएगा। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं भाई, उसमें ठंड भी है, तो आप स्प्रे से ही तो उसे 2,4-D का छिड़काव उचित रहेगा। 2,4-D का छिड़काव तो ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं होगा जी? नहीं, गेहूं पे नुकसान नहीं होगा। या एलग्रिप भी आप डाल सकते हैं। एलग्रिप भी कर देगी जी काम? हाँ, एलग्रिप भी कर देगी, फिर 2,4-D का स्प्रे ना करें अगर एलग्रिप का करते। दोनों में से कोई एक ले ले। कोई एक ले ले, तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से देखें डॉक्टर साहब, तो अलग अलग। हाँ, जिले सिंह जी, फोन कट गया डॉक्टर साहब उनका। आप क्या कहना चाह रहे थे जिले सिंह जी को? मैं जिले सिंह को बताना चाह रहा था कि मिक्स करके खरपतवार दवाई ना डाल दें। हाँ, ये सभी किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि 2 रसायन इकट्ठे मिला करके, मिक्स करके कभी भी छिड़काव उसका ना करें। जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि एलग्रिप, और एक और डॉक्टर साहब आपने जिक्र कराया था एलग्रिप या 2,4-D, एक जो है आप चौड़ी पत्ती के लिए इस्तेमाल कर सके हैं उसमें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि चेपे का प्रकोप हो जाए सरसों वगैरह में, सरसों में चेपे का प्रकोप रहता है, और सरसों में चेपे के कारण से नुकसान रहता है, लगभग ये लगा के चलो 10 से 15% तक नुकसान ही करता है। ये थोड़ा ज्यादा तापमान में नहीं आता है, बारीक बारीक से चेपे? जैसे अब तापमान बढ़ना शुरू होगा और मौसम में नमी रहेगी, मौसम में दोनों इसके लिए जरूरी है, अनुकूल है दोनों अनुकूल है। मौसम में नमी रहेगी, लगभग आर्द्रता ये लगा के चलो 60-70% से ज्यादा रहेगी जी, और तापमान बढ़ेगा, फिर इसका चेपे का अड़ का प्रकोप बढ़ जाता है। तो पे बैठ के चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपका नाम? विकास कुमार। श्रीपाल जी, नाम फोन कट रहा है आपका, अपना प्रश्न करें। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है साहब, क्या नाम है, 29 तारीख में क्योंकि बजाई जी। आपका आवाज नहीं आ रही, हमें थोड़ा सा अपने रेडियो से पीछे हटे हैं जरा,
और फिर बात करें, रेंज में हो गए थोड़ा सा। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ। हाँ भाई डॉक्टर साहब। हाँ अब आ रही है जी। 29 तारीख में गेहूँ बोए थे। गेहूं बोए थे? जी जी। गेहूं कौन सी? इसी 29 को? हाँ हाँ बोलिए आगे। तो क्या नाम, उनमें बारिश हो गई, अब तो पानी देना चाहिए या नहीं? नहीं, आपके इलाके में तो बारिश हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में इन दिनों में तो इतनी आवश्यकता नहीं है अभी। हाँ जी विकास जी, जी आपने कौन सी किस्म की बिजाई की थी? 1509। 1509? हाँ जी। नहीं, गेहूं की? गेहूं की तो 303 बोला था जी। 303 की बिजाई की है। अब बारिश हुई है उसके बाद? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अब आप थोड़ा इंतजार करें। नहीं, समझ गया मैं। कई जगह अब जो इस सप्ताह में जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई की है, या तो गन्ने के बाद की होगी या फिर आलू पड़ाई के बाद की होगी। के बाद? हाँ, आलू के बाद की है। जो उनमें अब बारिश होगी है तो अंदेशा ये है कि उनमें जमाव कम रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है गेहूं उनमें ऊपर भी जमेगी, जमने के साथ साथ नमी भी ज्यादा बन गई है। ज्यादा नमी में गेहूं का जमाव कम रहने का अंदेशा है। अगर बारिश ज्यादा हुई है, वो आप किस गांव से है वो आप देखें कि बारिश ज्यादा है तो जमाव का अंदेशा कम रहेगा, कम जमाव रहेगा। ये क्या डालना चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, अब इसका ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आप कुछ डाल के उसमें जमाव बढ़ेगा। वो तो नमी के ऊपर डिपेंड करेगा। थोड़ा इंतजार करें 10 दिन के लिए। 29 को बोई है, 2 दिन पहले आपने बिजाई की है। तो 29 नवंबर को बिजाई की है। फिर आप बताओ, प्रश्न तो पूछो ना, क्या पूछना चाहते हैं? जमाव 29 नवंबर में जमाव कम है, फुटाव कम हो रहा है जी। हाँ, फूट कम कर रही है। अच्छा, फूट कम कर रही है। 303 गेहूं की बिजाई करी है। हाँ जी। तो जमाव भी कम है। हाँ जी, 1 महीना हो गया। गांव कौन सा है आपका? गांव जिला सहारनपुर पड़ा है जी। जिला सहारनपुर में क्या नाम, गांव चुट्टी पड़ा है। सबसे पहले तो है ना, अगर 29 नवंबर को की है उसमें जमाव कम है तो या तो नमी कम होगी, नमी कम के कारण से होगी जी। पड़ेगा था, पानी लगाया था पहले। अच्छा, पानी लगाया था। चलो, उसका कारण का तो नहीं बता सकते कि फुटाव कम है, तो एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवाएं आप। अच्छा, ये तो यूरिया। हेलो, शायद संपर्क कट गया डॉक्टर साहब। जैसा किसान भाई कह रहे हैं कि जमाव भी कम है और फुटाव भी कम है, तो जमाव के तो कई कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब। उसका जब बोई थी उस समय नमी कम हो, पड़ेवा चढ़ गया वो खेत, भाई उसमें ना उस कारण भी कम रहे, या बीज कैसा था उस समय। तो और रही बात फूट की, तो वो जो हमारा बीज है उसकी किस्म के ऊपर भी निर्भर करे कि कितना था कितना नहीं था, परिस्थितियों के अनुसार हो सके। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि सरसों के बारे में, तो उसमें चेपे का तो या अड़का, जैसे तापमान और नमी बढ़ेगी तो प्रकोप बढ़ेगा, आने वाले दिनों में संभावना बन जाए। पर आज की स्थिति में भी कुछ ऐसी संभावना है, इसके अलावा किसी और कीट की? नहीं, आज की स्थिति में चेपे की वो नहीं, संभावना नहीं है। परंतु किसान भाइयों से निवेदन है कि फूल आने के बाद जब उसमें दाने बनने शुरू होते हैं उसमें फलियों में, तब देखते रहे कि उस पे उसका एफिड क्या है कि टहनियों पे बैठ के उसका रस चूसता है। उसको नरम हिस्सा जो पौधे का होगा वहां सारे पे आएगा। हाँ, वहां पे आएगा और वहां पे रस चूसेगा, और रस चूसेगा तो ऊपर टहनियों में जो खाद जाना है, न्यूट्रिएंट जाना है, उसके लिए बाधक बनेगा जी। तो उस अवस्था में अगर एक टहनी पे 10-15 से ज्यादा एफिड अड़ है उनके, फिर स्प्रे करने की जरूरत है दवाई का। तो कौन सी दवाई का छिड़काव करें? डाइमिथोएट दवाई है, रोगोर के नाम से आती है। उसका 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर पानी में मिला के, 200 से 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे करें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो दलहनी फसलें हैं, किसी ने चना लगा रखा है या मसर की बिजाई कर रखी है, उसमें भी कुछ कीट की संभावना है इन दिनों, या फसल ठीक चल रही है? चने में जैसे कहते हैं सुंडी वगैरह का प्रकोप हो जाए। चने में सुंडी आती है, चने में सुंडी का प्रकोप रहता है। हेलिकोवर्पा के नाम से जो चने की टाट की सुंडी है उसका प्रकोप रहता है। तो क्या अब सचेत होने की जरूरत है जिन किसान भाइयों के पास चना है? अब किसान भाई को इस टाइम सचेत होने की जरूरत नहीं है। वो भी कीड़ा इस टाइम सुप्त अवस्था में हाँ, जैसे ही फरवरी के महीने में तापमान बढ़ेगा और जैसे ही उसमें चने में टाट आने शुरू होंगे, फली आनी शुरू होंगी, उसका प्रकोप धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद शुरू हो जाएगा। ये तो बात रही डॉक्टर साहब तिलहनी दलहनी फसलों की। तो सब्जियों में भी किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें इन दिनों में? विशेषकर आलू की फसल, कुछ ने तो अगेते पाड़ लिए, कच्चे आलू पाड़ लिया कहते हैं जिसे, कुछ जो है उसको अभी और लेके चलेंगे आगे, उनमें पकावेंगे, या फिर और टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनमें
गोभी वर्गीय फसलें हैं, गोभी वर्गीय फसलें हैं या दूसरी फसलें हैं, उसमें कीड़े का निरीक्षण करते रहें। अच्छा, अगर कीड़े की बात करें तो थोड़ा डॉक्टर साहब देखिए बनता बनता फूल खिल सा जाए, पट जाए ऊपर से। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, शायद डॉक्टर साहब हमारा संपर्क कट गया। तो जैसा हम बात कर रहे थे गोभी वर्गीय सब्जियों की, तो उसमें फूल बनता बनता जो है ऊपर से फैलना शुरू हो जाता है। ये किसी कीट का प्रकोप है या फिर उसमें कोई बीमारी के लक्षण है? ये कई बार उसका वैरायटी भी है, जो सब्जियों में ज्यादातर हाइब्रिड किस्में हैं। अच्छा। उसके कारण भी है, कीट का प्रकोप नहीं है। कई तो बड़े गुथे हुए फूल दिखाई देते हैं, कई खुले खुले से दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब। तो ये एक उसके बीज का या किस्म का भी प्रभाव है। तो इन दिनों और क्या कुछ देखभाल करें इसमें, जो कीटों से कोई प्रकोप की संभावना बनती हो, गोभी वर्गीय या दूसरी सब्जियां हम किसान भाई लगा रहे हैं? जो सर्दी की फसलें हैं उनमें कीट का प्रकोप अब गोभी वर्गीय फसलों में रहता है। दूसरी फसलों में, दूसरी है जो कोई भी है, मेथी है, उनमें थोड़ा बहुत पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें ज्यादा प्रकोप नहीं रहता। और तो गोभी में एक सुंडी आती है डायमंड बैकमोथ के नाम से, डायमंड बैकमोथ, हाँ जी, उसका प्रकोप रहता है। तो उसके लिए दवाइयाँ, लक्षण क्या होंगे किसान भाई की पहचान के? उसमें पहले छोटे छोटे सुराख दिखाई देंगे पत्ते के अंदर, पहले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे जैसे कीट ने खाया है। उसके बाद वो उसकी सुंडी खाती रहेगी और छोटे छोटे सुराख दिखाई देंगे। उसका नुकसान कई बार ज्यादा रहता है। उसके लिए दवाइयाँ हैं, कारगर दवाइयाँ हैं, उनको स्प्रे करने की जरूरत है। तो किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें। गोभी में, दूसरी सब्जियां हैं उसमें एक सप्ताह में 2 स्प्रे करते हैं, 2 दवाइयां मिला के स्प्रे करते हैं। अच्छा, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि इतने ज्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, बचाव रखें ताकि जो उसमें कीटनाशक के अवशेष सब्जी पर रहेंगे वो आगे कंज्यूमर ने मार्केट में जाना ही है, कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है। जी। और उससे आगे जो कैंसर वगैरह है उनका होने का समस्याएं और पैदा हो जाती हैं। तो लिमिटेड स्प्रे करें। कारगर दवाइयां हैं, इमामेक्टिन दवाई है, दूसरी है ट्रेसर के नाम की भी आती है, कई दवाइयां हैं, कोराजन दवाई है। सुंडी वाले कीटों के लिए थोड़ा एक ध्यान और रखना है, जो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि 2 तरह के कीड़े हैं, रस चूसने वाले कीड़े और दूसरे सुंडी वाले, बीटल वाले। जी। बीटल वाले, सुंडी वालों के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं कंटेक्ट दवाइयों का, जिसमें कोराजन दवाई है, इमामेक्टिन बेंजोइड के नाम की दवाई है, ट्रेसर दवाई है, दूसरे हैं अलग नामों से मिल रही हैं बाजार में। हाँ जी, और दूसरे हैं जो रस चूसने वाले कीड़े, वो उनके लिए, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए सिस्टेमिक दवाई का, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमिथोक्साम है जी। तो आप अगर रस चूसने वाला कीड़ा है तो सुंडी वाले कीट के लिए दवाई उसका प्रयोग ना करें। और इसी तरह से मटर फसल की किसान भाइयों के पास है मटर फसल, तो उसमें भी सुंडी का प्रकोप, मटर में भी 2-3 तरह की सुंडी आती हैं, उनका प्रकोप रहता है। तो कोशिश करें, जिसने किचन गार्डनिंग के लिए की है तो उसके लिए स्प्रे ना करें, नहीं तो एक आधे स्प्रे की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ज्यादा प्रकोप नहीं रहता। अगर जो पछेती मटर है, पछेती मटर में कीट का प्रकोप कई बार रहता है। जो अगेती मटर लगाई है उसके लिए ज्यादा दवाई की स्प्रे की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ किसान भाई जब सब्जियों पे छिड़काव करें तो ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि प्रतिदिन प्रयोग करने वाली चीज है, और कई अच्छे से धो के इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। इस्तेमाल करें। और तुड़ाई में स्प्रे करने के बाद, तुड़ाई में कम से कम 15 दिन का अंतर, छिड़काव के बाद 15 दिन के बाद तोड़ करें उसमें। और मजबूरी में अगर फसल तैयार है 10 दिन का अंतर जरूर रखें। 10 दिन का अंतर जरूर रखें। तो अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। तो आज हमारी चर्चा का विषय था रबी फसलों में कीट प्रबंध, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर महासिंह जी। डॉक्टर साहब, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी गैला एक कार्यक्रम फोन इन यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।